एग्जाम से जो डर गया, एग्जाम से जो डर गया समझो वो मर गया। एग्जाम से जो डर गया समझो वो मर गया। और इस एग्जाम के डर से जो लड़ गया, इस एग्जाम के डर से जो लड़ गया, समझो वो कंपटीशन की रेस में आगे निकल गया। तो हमें अपने इस एग्जाम के डर से डरना नहीं है, इस डर का सामना करना है, इस डर से हमें लड़ना है। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बच्चों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जेईई मेंस की जो तैयारी है जोर शोर से चल रही होगी। अब कुछ ही दिन बाकी हैं, 2 से 3 दिन ही बाकी हैं जेईई मेंस एग्जाम के लिए। और इस बीच में मुझे ये लगा कि एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से आपको अपना मेंटल बैलेंस बना के रखना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कॉशन आपको लेने चाहिए, क्या गलतियां आपको वहां नहीं करनी है, क्या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी वहां पे आपको लगानी है, इन सब चीज़ों को आपको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए मुझे लगा कि एक वीडियो मैं इन टॉपिक पे ज़रूर आप लोगों के लिए बना देता हूं। तो ये जो वीडियो है आज का, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो की मदद से जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसका पूरा कंप्लीट मैक्सिमम जो आउटपुट है वो आप एग्जाम में दे करके आ सकते हो और अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे कॉलेज में अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। तो ये जो वीडियो है इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना किसी फर्दर डिले के आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो का मैंने नाम रखा है डोंट मैश अप सेकंड अटेम्प्ट। तो बात यह है कि बच्चे कई बार एग्जामिनेशन हॉल में कुछ इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि जो भी उन्होंने अब तक प्रिपरेशन कर रखी है, साल 2 साल की जो मेहनत कर रखी है, वो पूरी तरह से कई बार बर्बाद चली जाती है। तो इसीलिए मैंने ये जो वर्ड स्पेसिफिक यूज किया है डोंट मैश अप। अपने इस जो सेकंड अटेम्प्ट है ये आपका एक तरह से कहा जाए तो इस साल के लिए फाइनल अटेम्प्ट होगा। तो बिल्कुल इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देना है और कुछ कॉशन और जो है आपको ध्यान में रखने हैं और गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम से एक रात पहले आपको प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 8 से 10 घंटे की प्रॉपर स्लीप, जिससे कि आपकी जो बॉडी और माइंड है पूरी तरह से फ्रेश हो, रिफ्रेश्ड हो और जिससे कि आप जब एग्जाम में जाएं तो अपने जो माइंड है आपका पूरी तरह से एक्टिव रहे, पूरी तरह से प्रोडक्टिव रहे और अच्छे तरीके से आप प्रॉब्लम्स को एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए एक प्रॉपर स्लीप लेना जो है आपको बहुत जरूरी है एग्जाम के पहले। इसके अलावा एग्जाम के दिन और एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा सा आप लाइट फूड लें, ऐसा फूड लें जिससे आपको स्ट्रेंथ मिले, आपके बॉडी में पूरी तरह से स्ट्रेंथ रहे, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी फूड नहीं होना चाहिए क्योंकि हैवी फूड खाने से जो है हमारा माइंड डीएक्टिवेटेड हो जाता है, एक्टिविटी उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस कारण से अगर लाइट फूड लेंगे तो आपका माइंड जो है एक्टिव रहेगा और फिर आप जो है एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा एग्जाम हॉल में मैंने कई बार हमेशा आपको बताया है कि किसी भी प्रकार का पैनिक जो है आपको नहीं रखना है। एक चीज आप ये याद रखिए कि कभी भी जब आप पैनिक होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में होते हैं, टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी जो है काफी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपका आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप पैनिक में चले जाते हो तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि बनते हुए क्वेश्चंस भी आपके गलत हो सकते हैं और ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस है वो सीवियरली इफेक्ट हो सकता है। तो पैनिक में तो बिल्कुल भी नहीं आना है और पैनिक में नहीं आना है और कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने देना है। पूरी तरह से हाई कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर एग्जाम में जो है बैठना है। इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में जो भी पेपर में इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में अच्छे से समझ लेना है और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको एक बार अच्छे से समझ लेना है और फिर उस हिसाब से जो है आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो इसीलिए जो इंस्ट्रक्शंस पेपर में दी गई हैं उनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना जरूरी है। इसके अलावा एक चीज आप कर सकते हैं कि लगभग 5 मिनट जो शुरू के हैं वो एक बार पूरे पेपर को स्कैन करने में आप दे सकते हैं। तो इससे आप स्कैन करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल पेपर जो है वो क्या डिफिकल्ट है या आसान है। और फिर उसके हिसाब से, क्योंकि अगर पेपर आसान है तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी अलग रहेगी, क्योंकि पिछले जो जनवरी अटेम्प्ट की जो अलग अलग शिफ्ट हुई थी उसमें हमने देखा था कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो काफी वेरी कर गया था। कुछ जो शिफ्ट थी उसमें पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ गया था और कुछ शिफ्ट थी जिसमें पेपर मॉडरेट था, इजी था। और बच्चों की जो स्ट्रैटेजी है वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल से के हिसाब से जो है वो डिसाइड होनी चाहिए, ना कि कोई एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी के साथ हमें पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक बार पेपर को स्कैन करें, ये समझने की कोशिश करें कि ओवरऑल पेपर इजी है या मॉडरेट है या
डिफिकल्ट है, और फिर उसके हिसाब से जो है आपकी स्ट्रेटेजी पेपर अटेम्प्ट टीम की होनी चाहिए। तो यदि पेपर आसान है तो सबसे पहली चीज तो है कि आपको बिल्कुल भी रिलैक्स मोड में नहीं जाना है, रादर और भी ज्यादा अलर्ट मोड में चले जाना है, क्योंकि आपको यह समझना है कि आसान पेपर सबके लिए आसान होगा, जिसके कारण कंपटीशन बढ़ेगा और जो ओवरऑल स्कोर है वो काफी हाई जा सकता है। तो इसीलिए यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि बिल्कुल अलर्ट रहना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि कंपटीशन में जो दूसरे बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर लेकर के आने की कोशिश करेंगे, और यहां पे पेपर आसान है और क्वेश्चन सॉल्वेबल है, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी होगी। और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए आपकी एक्यूरेसी में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, अपनी जो एक्यूरेसी है उसको आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखना है, एक्यूरेटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सही आंसर आपको निकालना है। और इसके अलावा एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना है, कि देखिए जब पेपर आसान होता है तो स्पीड सॉल्यूशंस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा मायने करती है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा, और अगर आपकी स्पीड खराब है तो दूसरे जो हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए अगर पेपर आसान है तो इन चीजों का ध्यान रखें कि एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, एक्यूरेसी बना के रखें और अपनी स्पीड पर जो है ध्यान दें, और स्पीड को जितना ज्यादा हो सके उतना करें, मेंटेनिंग द एक्यूरेसी। तो जनवरी अटेम्प्ट के एनालिसिस से हमें यह समझ में आता है कि यदि पेपर आसान है तो ओवरऑल स्कोर काफी हाई चला जाता है, और बहुत ज्यादा स्कोर लाने पर भी जो परसेंटाइल है वो कम आते हैं। तो इसीलिए ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि यदि पेपर आसान है तो आपकी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से होनी चाहिए। यदि पेपर डिफिकल्ट आता है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि डिफिकल्ट पेपर को देख करके आपको डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कपकपाने लग गए, आपको पसीना आने लग गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि यदि पेपर आपके लिए टफ है तो वो सबके लिए टफ है। और मैं ये कहूंगा कि यदि पेपर टफ आ रहा है तो ये आपके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पेपर टफ आता है तो कंपटीशन डेफिनेटली थोड़ा कम हो जाता है, और क्योंकि आपने अगर अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप अगर अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हो पेपर अटेम्प्टिंग की तो आप जो है ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और इसमें आपको ये भी पता है कि अगर पेपर टफ आ रहा है तो ओवरऑल स्कोर कम हो जाता है, तो इसीलिए ज्यादा एंग्जाइटी या पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से जो है आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा जब पेपर टफ आता है तो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, सही क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन जिनको आप सॉल्व कर सकते हो उनमें ही आप अपना टाइम दीजिए और उनको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करिए, और गलत क्वेश्चन में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि जब टफ पेपर है तो डेफिनेटली ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो फंसाऊ होंगे, जिन पे आपको टाइम लगेगा और जिनमें आप सही आंसर्स पे हो सकता हो ना पहुंच पाओ। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करें जिनको कि आप आसानी से कर सकें। इसके अलावा जब पेपर टफ रहता है तो डेफिनेटली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो कम हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपनी एक्यूरेसी पे स्पेशल अटेंशन देना है, अपनी एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान दीजिए और सही ढंग से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यदि पेपर डिफिकल्ट आता है तो कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल आ जाते हैं, ये जनवरी अटेम्प्ट में हम लोगों ने देखा है। एक बार आपने अगर अपनी स्ट्रैटेजी पेपर अटेम्प्टिंग की डिसाइड कर ली है, आपने ये स्कैन करके पता लगा लिया कि पेपर आसान है या डिफिकल्ट है, और फिर उसके हिसाब से आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है, तो फिर उसके बाद आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है 2 राउंड्स में करना है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउंड 1 में जितने भी आसान सवाल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के एक गो में आपको सॉल्व कर लेने हैं, और फिर राउंड 2 में जितने भी मीडियम सवाल हैं वो करने हैं, और फिर अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो जितने भी डिफिकल्ट सवाल हैं उनको आप राउंड 3 में अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे हम क्या इंश्योर करने वाले हैं? इससे हम ये इंश्योर करने वाले हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में कोई भी ऐसा इजी बनता हुआ क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि बच्चे कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस करके काफी टाइम दे देते हैं, और फिर इसके बाद क्या होता है कि जो बनते हुए क्वेश्चन है वो इनके छूट जाते हैं। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है 2 राउंड में करना है। राउंड 1 में इजी क्वेश्चंस करने हैं, राउंड 2 में मीडियम, और फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो राउंड 3 में आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके अलावा ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में जो है टाइम वेस्ट जरूरत से ज्यादा नहीं करना है। और पिछली बार जो जनवरी अटेम्प्ट में ये देखा गया था कि कई बार एनटीए की तरफ से ही क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस थे वो गलत सेट कर दिए गए थे, तो बच्चे लोगों ने आंसर जो है निकाला वो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था, और इस कारण से कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस क्वेश्चन में काफी टाइम दे दिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कई बार एनटीए की तरफ से इस तरह की गलतियां हो सकती हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो और उसमें आप फंस करके रह गए, और आपको लग रहा है कि मेरे को किसी ना किसी तरह इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, और इस चक्कर में आपका करीब 15-20 मिनट जो है वो निकल गया। तो आप ये ध्यान में रखिए कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अगर आप किसी क्वेश्चन में जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बनते हुए क्वेश्चंस आपसे मिस हो जाएं। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि किसी भी क्वेश्चन में जरूरत से ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो जहां पर भी रफ वर्क कर रहे हो उसको क्लीन रखिए, क्योंकि
क्योंकि कई बार बच्चों की आदत होती है कि वो रफ वर्क में स्क्रिबल कर देते हैं और फिर उसके बाद गलतियां होने का चांसेस होता है। छोटी सी जगह में अगर आप स्क्रिबल करते रहोगे तो कई बार फिर कैलकुलेशन एरर्स हो जाती हैं, कई बार जो है टर्म्स एक स्टेप से दूसरे स्टेप में मिस हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद अगर बच्चे उसी रफ वर्क को वापस देखते हैं, अपनी ही हैंड राइटिंग को वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो भी रफ वर्क करें उसको नीट एंड क्लीन बना करके करें और जिससे कि जो मिस्टेक्स हैं वो हम अवॉइड कर सकें। जितनी भी सिली मिस्टेक्स हैं उनको आपको एग्जाम में पूरी तरह से अवॉइड करना। और क्या क्या सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो यहाँ पर एक तो चीज़ है कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, सही पढ़ना है। तो कई बार बच्चे क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को गलत समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा चीज़, अगर आपने क्वेश्चन सही पढ़ लिया तो रफ वर्क में जहां भी रफ कर रहे हैं डेटा गलत कॉपी कर लेते हैं, इसका आपको स्पेशल अटेंशन देना है कि डेटा गलत कॉपी ना करें। इसके अलावा जो है यूनिट कन्वर्जन्स में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, सीजीएस से एमकेएस, एमकेएस से सीजीएस में गलतियां हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में गलतियां हो जाती हैं। इसके अलावा मिसिंग टर्म्स, कई बार हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं तो टर्म्स हमारी मिस हो जाती हैं, टर्म्स को हम गायब कर देते हैं। तो ये सारी जो सिली मिस्टेक्स हैं ये बहुत ही डेंजरस सिली मिस्टेक्स हैं, क्योंकि इन सिली मिस्टेक्स के कारण ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप सही करके आ सकते थे, जिनको आप अच्छे से पढ़ करके गए हो, वो भी कई बार आपके गलत हो जाते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी आप किसी बनते हुए क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर देते हो तो आप 4 मार्क्स लूज नहीं कर रहे हो, आप टोटल 5 मार्क्स लूज करते हो, क्योंकि उसमें एक मार्क जो है आपका नेगेटिव मार्किंग में भी चला जाता है। तो इसीलिए सिली मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप सिली मिस्टेक्स करके आओगे तो कई बार फिर एग्जाम के बाद आपको बहुत ही ज्यादा पछतावा हो सकता है। सो दैट्स इट। ये रही कुछ टिप्स जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में फॉलो कर सकते हो और जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उन पे आपको स्पेशल अटेंशन देना है। और यदि आप इन स्ट्रेटजीज को, इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हो तो डेफिनेटली आपको एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अपने मार्क्स में देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे परसेंटाइल के साथ, अच्छे कॉलेज में, अच्छी ब्रांच में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका फायदा हुआ होगा और यदि आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे दूसरे बच्चों का फायदा हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें यह बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। और आपके जब आप एग्जाम दे लें तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में इन स्ट्रेटजीज को लगा करके कैसा रहा। साथ ही साथ कमेंट करके हमें यह भी बताइए कि और किस तरह के वीडियो हम इस चैनल पे लेकर के आए जिससे कि आपका फायदा हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।